हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, एल्यूमिनियम, फेरस तथा जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। आरबीएससी 2023 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है एफी लेस देन जिंक लेस देन एल्यूमिनियम। दूसरा है फेरस लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन जिंक। तीसरा है एल्यूमिनियम लेस देन फेरस लेस देन जिंक। चौथा है एल्यूमिनियम लेस देन जिंक लेस देन फेरस। दोस्तों, अभिक्रियाशीलता का यह घटता क्रम इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, चांदी, चांदी को सिल्वर भी कहते हैं, और एयू गोल्ड। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। कान्ना कान्ना का मजा आला, जब फिर प्रभु है, छा CHPA छापा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, एफी लेस देन जिंक लेस देन एल्यूमिनियम। दूसरा प्रश्न है, दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को पहचानिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस चित्र में हम देख सकते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और दानेदार जस्ता है, यानी कि हम जानते हैं कि दानेदार जस्ता यानी जिंक। जिंक जब कोई भी धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, हाइड्रोजन H2 गैस। तीसरा प्रश्न है, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्वों को पहचानिए। आरबीएससी 2022 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है पोटेशियम, दूसरा है एजी यानी सिल्वर, तीसरा है कॉपर, चौथा है लेड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तत्व क्यों मुलायम है। मुलायम दो हैं, एक तो सोडियम और एक है पोटेशियम, और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम पोटेशियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तत्व ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसमें सोडियम नहीं है तो पोटेशियम हो जाएगा। ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करने वाले दो तत्व आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि नाक है। जैसे ठंडे जल से नहाने पर आपको जुकाम हो जाता है नाक से, तो इसलिए आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो चौथा प्रश्न है, हमारे वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। पहला है अपचयन, दूसरा है संसारण, तीसरा है विकृत गंधिता, चौथा है द्विविस्थापन। तो वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया संसारण कहलाती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संसारण। पांचवा प्रश्न है, धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? दोस्तों, आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि धातुएं संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, यानी कोई धनवान आदमी है जो अपने पैसे उधार दे रहा है तो वो तो धनायन होगा, यानी कि धनी होगा। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, धनायन। दूसरा ऑप्शन सही है, धनायन। छठा प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा, तीसरा है फुलरिन, चौथा है सभी। हमें बताना है कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो हम जानते हैं विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है, और सबसे कठोर धातु कठोर कार्बन का अपरूप होता है हीरा होता है। फुलरिन की आकृति फुटबॉल जैसी होती है। सातवां प्रश्न है, किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता? लिथियम को हम काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, जिंक को नहीं काट सकते। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही, जिंक। आठवां प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारकीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है।
आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, अम्लीय की तो होगी अधातु ऑक्साइड, ऐसे अम्लीय और ऐसे अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। तो 9वां प्रश्न है, हमको पूछा है धातु ऑक्साइड की प्रकृति, तो क्षारकीय हो जाएगी, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारकीय प्रकृति। 9वां प्रश्न है, किसी धातु अक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु अक्ष है, अपने को बताना है धातु अक्ष क्या है, कॉपर है, आयरन है, चांदी है, सोना है। तो हम जानते हैं कि ऐसी धातु जो कॉपर है, जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है। 10वां प्रश्न है, पोटेशियम व सोडियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया का प्रकार है। पोटेशियम व सोडियम धातु की ठंडे जल से अभिक्रिया का प्रकार है। पहला है ऊष्माक्षेपी, दूसरा है ऊष्माशोषी, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा है कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं कि भाई सोडियम और पोटेशियम को जब पानी में डालते हैं तो वह एक प्रकार का ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए उसका वह हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पहला ऑप्शन सही है अपना, ऊष्माक्षेपी। 11वां प्रश्न है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 गैस उत्पन्न करती है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा H2 गैस। 12वां प्रश्न है, सिनाबार किस धातु का अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है। हम जानते हैं सिनेबार मरकरी धातु का अयस्क होता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा मरकरी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से मिश्र धातु या मिश्र धातु है। पहला है पीतल, दूसरा है कांसा, तीसरा है सोल्डर, चौथा है उपयुक्त सभी। हम जानते हैं पीतल भी मिश्र धातु होती है, कांसा भी मिश्र धातु होती है और सोल्डर भी मिश्र धातु होती है। चौथा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि आरबीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, दूसरा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तीसरा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, चौथा टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो हमें पता है कि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। अब आते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इस गुणधर्म को कहते हैं, इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। खाली स्थान सबसे अधिक तन्य धातु है। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तीसरा प्रश्न है, पीवीसी का पूरा नाम खाली स्थान है। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। चौथा है, खाली स्थान ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। अधातु तो है ब्रोमीन और धातु है मरकरी। 5वां प्रश्न है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें खाली स्थान कहते हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। 6वां प्रश्न है, खाली स्थान ऐसी अधातु हैं जो चमकीली होती हैं। ऐसी अधातु जो चमकीली होती हैं वह आयोडीन होती है। तो हमारा सही है आंसर है आयोडीन। 7वां प्रश्न है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस पदार्थ को कहते हैं। इस पदार्थ को खाली स्थान कहते हैं। तो इस पदार्थ को तो जंग कहते हैं और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। 8वां प्रश्न है, लोहे को कठोर व प्रबल बनाने हेतु इसमें खाली स्थान मिला दिया जाता है। लोहे को कठोर व प्रबल बनाने हेतु इसमें कार्बन मिला दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन। 9वां प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समभांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समभांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। 10वां प्रश्न है, लोहे में खाली स्थान मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। लोहे में क्रोमियम व निकेल मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। तो आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति है।
नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, तो हमें पता है कि यह प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो 12वां प्रश्न है अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है। अधातु मैंने आपको बताया ऐसे अधातु और ऐसे अम्लीय है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अधातु ऑक्साइड ऐसे अम्लीय प्रकृति का होता है। 13वां प्रश्न है खालिस्तान ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, तो उत्तर हो जाएगा कार्बन। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। 14वां प्रश्न है पीतल खालिस्तान से बनी मिश्र धातु है। पीतल तांबा व जस्ता से बनी मिश्र धातु है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है पारद मरकरी से बनी मिश्र धातु को खालिस्तान कहते हैं। मरकरी से बनी मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा अमलगम। आगे देखते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा गैलियम और सीजियम को हथेली पर रखने पर दोनों धातुएं पिघलने लगेगी, क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। दूसरा प्रश्न है तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। उत्तर हो जाएगा धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तीसरा है भर्जन व निस्तापन को परिभाषित कीजिए। आरबीएससी 2023 और 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भर्जन। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया जिंक सल्फाइड अयस्कों हेतु प्रयुक्त की जाती है। निस्तापन इस प्रक्रिया में अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है। यह प्रक्रिया कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट अयस्कों हेतु प्राप्त की जाती है। आगे देखिए चौथा प्रश्न धातु व अधातु में क्या अंतर है। आरबीएससी 2022 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है धातु और अधातु में अंतर। पहला है सामान्य ताप पर ठोस होती है, अपवाद रहेगा इसका पारा Hg। इसमें आ जाएगा सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है ठोस सल्फर फॉस्फोरस तरल ब्रोमीन गैस H2O2 N2। यह तन्य तथा आघात वर्धनीय होती है। यह भंगुर होती है। भंगुर का अर्थ है कि वो इनको कुछ थोड़ी सी चोट से ये टूट जाती है। तीसरा है उष्मा व विद्युत की सुचालक। यह कुछ विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चौथा प्रश्न है गलनांक तथा कंवतनांक बहुत अधिक होता है। प्रश्न नहीं, चौथा पॉइंट है गलनांक तथा कंवतनांक बहुत अधिक होता है। इनका गलनांक तथा कंवतनांक कम होते हैं। अपवाद है ग्रेफाइट। पांचवा है धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधातुएं अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम गोल्ड FeCu H2Cl2 N2Br2। पांचवा प्रश्न है यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आरबीएससी 2018 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यौगिक अक्ष और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पहला है इस यौगिक का नाम लिखिए, दूसरा अभिक्रिया का नाम लिखिए, तीसरा है अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया लिखिए। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं आगे। उत्तर है यौगिक अक्ष का नाम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 है। दूसरा है अभिक्रिया का नाम थर्मिट अभिक्रिया है। तीसरा है इसकी रिएक्शन है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और फेरस और Al2O3 बनाता है और साथ में उष्मा उत्पन्न करता है। इसे आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। छठा प्रश्न है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। आरबीएससी 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अधातु यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया ऐसे अधातु ऐसे अम्लीय। सातवां प्रश्न है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। आरबीएससी 2015-16 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा मरकरी और अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाती है। आठवां है सोडियम सिलिकॉन तथा क्लोरीन में कौन सी उपधातु है। सोडियम तो हम जानते हैं धातु है, क्लोरीन गैस है जो ये अधातु है, सिलिकॉन बच्चा है तो वह उपधातु हो जाएगा। तो सिलिकॉन हमारी उपधातु है।
9वां प्रश्न है अघात वर्धीयता किसे कहते हैं। उत्तर, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को अघात वर्धीयता कहते हैं। 10वां प्रश्न है धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है। उत्तर हो जाएगा धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, अतः इनका प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। 11वां प्रश्न है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है। कॉपर से भी अधिक सिल्वर ऊष्मा की या विद्युत की सुचालक होती है। 12वां प्रश्न है कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है। धातु है जो कुचालक है, लेड तथा मरकरी धातु ऊष्मा की कुचालक है। 13वां क्वेश्चन है स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है। उत्तर हो जाएगा धातु एक कठोर से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, ऐसी धातुएं ध्वनिक सोनोरस कहलाती हैं। इसी गुणधर्म के कारण घंटियों धातुओं की बनाई जाती है, घंटियां धातुओं की बनाई जाती है। 14वां प्रश्न है ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। उत्तर है मरकरी, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है मरकरी कहलाती है। 15वां क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। उत्तर हो जाएगा हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जो कार्बन का एक अपर रूप है, इसका गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। 16वां क्वेश्चन है आयनिक यौगिक क्या है। उत्तर हो जाएगा धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। 17वां प्रश्न है एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम तथा सूत्र बताइए। उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड Al2O3.2H2O। 18वां प्रश्न है उन धातुओं के नाम लिखिए जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। उत्तर हो जाएगा कॉपर, चांदी, सोना। 19वां प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। 20वां प्रश्न है अयस्क क्या है। उत्तर हो जाएगा कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। आगे देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लोहा धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। आरबीएससी 2022 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लोहा धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार का चित्र आपको बनाना आना चाहिए। इसमें कहा कि लोहा धातु यानी लोहा तो लोहे को Fe कहते हैं और भाप जल से बनी होती है, इसलिए H2O यह बनाता है Fe3O4 और 4H2। दूसरा प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। तीसरा प्रश्न है पोटेशियम व सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर है पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है एनोडीकरण को समझाइए, इसके क्या उपयोग है। उत्तर हो जाएगा एनोडीकरण एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर
एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ विक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देती है। इस ऑक्साइड की परत को रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों करता है? उत्तर हो जाएगा, जल के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। रिएक्शन आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कैल्शियम प्लस 2H2O, कैल्शियम OH का वोल्ट वाइज H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की सतह पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, जिससे यह तैरने लगता है। 6वां प्रश्न है, एक्वा रेजिया क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वा रेजिया क्या है? उत्तर हो जाएगा, एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द है। 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया प्रबल संक्षारक है जो गोल्ड व प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में समर्थ होता है। 7वां प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए। उत्तर हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, घटती अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, पारा भी बोलते हैं इसे, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा। यहाँ पर प्लेटिनम और आएगा, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। 8वां प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का बनना समझाइए। उत्तर हो जाएगा, सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे त्याग कर वह एक धनायन का निर्माण करता है। इसी तरह क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान रखने योग्य यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखता है तो सोडियम धनायन बनाता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन ऋणायन बनाता है। इसमें इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, तो इसलिए 2, 8, 1। एस कक्षक में 2 और पी कक्षक में 8 है, और बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इसमें 2, 8, 7, 2, 8, 8 पूरा हो जाते हैं, और ये अपना कोश पूर्ण करते हैं। सोडियम धनायन बनाता है, क्लोराइड ऋणायन बनाता है। सोडियम इस प्रकार से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है, और सोडियम धनायन बन जाता है। 9वां प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कंपनांक उच्च क्यों होते हैं? उत्तर हो जाएगा, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कंपनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। 10वां प्रश्न है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण को समझाइए। उत्तर हो जाएगा, कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्यों में घुल जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध विद्युत अपघट्यों से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं।
इस प्रकार से आप चित्र देख सकते हैं। ये एनोड पंख, यहाँ पर अपद्रव्य जम जाता है, एनोड पंख है, अपद्रव्य जम जाता है। ये टैंक है और ये अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना आना चाहिए। 11वां प्रश्न है, लोहे को जंग से किस तरह बचाया जा सकता है तथा यशद लेपन क्या है? उत्तर, पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, यशद लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। यशद लेपन, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे व इस्पात पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया की विधि को यशद लेपन कहते हैं। 12वां प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर हो जाएगा भाप के साथ आयरन। भाप हम जानते हैं, भाप एक प्रकार का जेली होता है, तो H2O इधर, और आयरन है एक Fe है, तो Fe इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा और ये H2 गैस बनाएगा। दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। जल है, H2O है, कैल्शियम है, इसके साथ बनाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टवाइज और H2 गैस बनाएगा। तो पोटेशियम के साथ H2O जल के साथ, पोटेशियम जल के साथ भी क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करेगा। 13वां क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने में शुद्ध सोने का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? उत्तर हो जाएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है तथा 2 भाग चांदी या तांबा मिलाते हैं। 14वां प्रश्न है, एक खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, क्यों? बी है, आर्द्र वायु में कॉपर की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उत्तर है ए, सिल्वर को खुली वायु में छोड़ने पर वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ क्रिया करता है, जिससे सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है तथा सिल्वर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। बी है, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत इसकी सतह पर चढ़ने लगती है, जिससे कॉपर की भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 15वां क्वेश्चन है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का चार्ट बनाइए। हमें अपने को चार्ट बनाना है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों का। अयस्क से अयस्क का सांद्रण बनता है और इसमें उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, निम्न अभिक्रियाशील धातु है। निम्न अभिक्रियाशील धातु है सल्फाइड अयस्क, उससे वह भर्जन में काम आती है और भर्जन धातु और धातु का परिष्करण। उच्च अभिक्रियाशील धातु है गलित धातु का विद्युत अपघटन और शुद्ध धातु। मध्यम में आ जाएगा कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट में आ जाएगा निस्तापन, सल्फाइड में आ जाएगा भर्जन और इन दोनों में आ जाएगा धातु का ऑक्साइड। फिर धातु में अपचयन, फिर धातु का शोधन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिश्र धातु। मिश्र धातु एक तो हमारे इस सिलेबस में जो पीतल का मेन है और कांसा और सोल्डर का, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके जाना है अपने को एग्जाम देने। पीतल तांबा और जिंक जस्ते से बनी होती है, तांबा कॉपर और जस्ता जिंक। कांसा तांबा और टिन से बना होता है, कॉपर और एसन। शीशा सोल्डर शीशा और टिन से बना होता है, पीबी और एसन से। यह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।